हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बिजनेस लॉ एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि पिछले 2 लेक्चर वीडियोस में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये पेपर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पेपर में क्या कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, बिजनेस लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हमने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है ये समझा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में समझा था, इसका जो फॉर्मेट है, जो शेड्यूल है वो समझा था, उसके बेसिक एजम्पशंस इस एक्ट के क्या है ये हमने देखा था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है ये भी मैंने आपको बताया था, और कॉन्ट्रैक्ट के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में पिछले 2 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके लिए उसमें 10 एसेंशियल एलिमेंट, 10 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने जरूरी हैं। तो उन्हीं 10 एलिमेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, ठीक है, उसके लिए 10 एलिमेंट जरूरी हैं, तो वो पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा चलिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट, अगर पिछला लेक्चर मिस हो गया ना तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है थोड़ा सा ये बस जान लेते हैं, फिर हम एसेंशियल एलिमेंट पे आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, उस एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 2H में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। देखिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अग्रीमेंट, दूसरा वो एग्रीमेंट एक लॉ के तहत लीगल हो तो उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, एक समझौता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो लॉ के तहत इन्फोर्सेबल हो, जो लीगल हो। ठीक है, जो फॉलो करना ही हो। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अग्रीमेंट किया है, तो अगर वो लीगल है यानी उस अग्रीमेंट को हमें फुलफिल करना ही है, तो ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, उसके लिए उसमें 10 एसेंशियल एलिमेंट है वो होने ही चाहिए। तो ये वो 10 एसेंशियल एलिमेंट है, और अब हम एक एक करके इन एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ कि 10 एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या है? लॉफुल कंसीडरेशन। तीसरा क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रेगुलेशन। अगला क्या है? कैपेसिटी टू पार्टीज। नेक्स्ट इज फ्री कंसर्न, लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए। ओके, तो चलिए अब एक एक इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट, वो क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है कि जो दो पार्टी है, एक पार्टी ऑफर कर रही हो एंड दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है, तभी वो अग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, एक पार्टी कुछ लॉफुल ऑफर कर रही हो, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है कि देयर मस्ट बी एन लॉफुल ऑफर, यानी एक पार्टी कुछ लॉफुल ऑफर कर रही हो, ठीक है, एंड दूसरी पार्टी उसे लॉफुल एक्सेप्टेंस कर रही हो, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हो, उस ऑफर को। यानी एक पार्टी ने सपोज करिए कि ऑफर दिया है कि हम आपसे 10 किलो गेहूं खरीदेंगे इस प्राइस पे, एंड दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम ऑफर, लॉफुल ऑफर, एंड देयर मस्ट बी सम लॉफुल एक्सेप्टेंस हो, तभी वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो बनता है अग्रीमेंट। ठीक है, लॉफुल का मतलब क्या है? यहाँ पे लॉफुल का मतलब है जो कानूनी तौर पे जो सही है, जो सेटिस्फाई करे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो फुलफिल करे, तो उसको हम कहेंगे लॉफुल। ठीक है, तो अग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो यही है कि एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी जो दो पार्टीज हैं उनकी ये इंटेंशन होनी चाहिए
कि जो भी इन्होंने अग्रीमेंट किया है वो उसका वो लीगल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो अग्रीमेंट है ये लीगल रूप से हो, ठीक है, लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टी, यानी दोनों पार्टी चाहती है कि ये जो अग्रीमेंट हो रहा है ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे दोनों ही पार्टीज पे, कि दोनों पार्टी उसको फुलफिल करें। ठीक है, एक पार्टी ने अग्रीमेंट किया है कि अगले महीने की 10 तारीख को मैं तुमसे 10 किलो गेहूं खरीदूंगा इस रेट पे, तो इसने क्या है इससे अग्रीमेंट किया है, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये लीगल रिलेशन, ये चाहते हैं कि लीगली ये रिलेशन हो ताकि कोई भी पार्टी मतलब बैकआउट ना कर सके इस ठीक है, तो ये क्या है लॉफुल मतलब लीगल रिलेशन ये चाह रहे हैं। बट अगर इसी की जगह एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करिए मैंने एक अग्रीमेंट किया अपने फ्रेंड के साथ कि अगले हफ्ते 10 तारीख को उनके घर पर डिनर करेंगे, ठीक है, तो ये एक अग्रीमेंट है बट दिस इज नॉट लीगल, ये लीगल नहीं है। और इसमें क्या है हम दोनों ही पार्टीज मतलब चाहते हैं कि ठीक है ये एक अग्रीमेंट है, ठीक है मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अगले हफ्ते हम 10 तारीख को डिनर पे या लंच पे आएंगे, ठीक है, तो ये एक अग्रीमेंट है, ये एक प्रॉमिस किया गया है, लेकिन दोनों पार्टी में से कोई नहीं चाहता टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, यानी ये लीगल रिलेशन लीगल बाउंडेशन नहीं है कि अगले हफ्ते की 10 कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगले हफ्ते की 10 तारीख को हम करें डिनर, ठीक है। तो वही है कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन होती है दोनों ही पार्टी की कि कुछ लीगल रिलेशन हो, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, ठीक है। एंड एक बात और है, इन कॉमर्शियल अग्रीमेंट्स जनरली ये इंटेंशन होती है, जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ट्रेड रिलेटेड जो अग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसमें ये इंटेंशन होती है कि जो भी अग्रीमेंट हो रहा है वो क्रिएट करे एक लीगल रिलेशन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये दूसरा एसेंशियल एलिमेंट हुआ। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो क्या है, लॉफुल कंसीडरेशन, मतलब देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन, कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन का क्या मतलब है कि ये दो पार्टीज हैं, एक पार्टी दूसरे को कुछ दे रही हो या दूसरी पार्टी कुछ ले रही हो, मतलब कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए, चाहे पैसे का, चाहे किसी चीज का या किसी एक्ट का, ठीक है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा है कि ये आपको काम करना है या पेंटिंग बना के देनी है या ये पर्टिकुलर काम करना है, उसके बदले हम इतने तारीख को आपको इतना पेमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कंसीडरेशन है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ प्राइस पे कर रही है, एक पार्टी कुछ काम कर रही है, एक पार्टी कुछ एक्ट परफॉर्म कर रही है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, प्राइस मिल रही है, उसका उसका जो भी अमाउंट है वो मिल रहा है। तो देयर मस्ट बी सम लॉफुल कंसीडरेशन, कुछ लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए हमेशा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कंसीडरेशन मतलब क्या है, प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर, यानी ये पार्टी ने, इस पार्टी ने ये जो प्रॉमिस किया था इसके बदले में दूसरी पार्टी उसे कुछ प्राइस पे कर रही हो। इस पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इतने तारीख तक एक पेंटिंग बना के दूंगा या कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था, उसके बदले में दूसरी पार्टी उसको उतना अमाउंट दे रही है, उसकी प्राइस पे कर रही है, कुछ दे रही हो या कुछ मतलब मिल रहा हो, ठीक है। देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन, कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। एंड कंसीडरेशन क्या हो सकता है, इट कुड बी अ एक्ट, ये कुछ एक्ट हो सकता है कि कुछ करना है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं करना है, ये प्रॉमिस किया जा रहा है दो पार्टी के बीच में, ठीक है, कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, तो दोनों ही चीजें हो सकती है। तो देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन, कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। चलिए चौथा जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट वो क्या है, फ्री कंसर्न। कंसर्न मतलब क्या होती है, सहमति, यानी जो दो पार्टी है इनके बीच में फ्री कंसर्न, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना कोई फ्रॉड, बिना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन के, बिना किसी मिस्टेक के, दो पार्टी के बीच में क्या हो, फ्री कंसर्न, यानी फ्री होके आपसी सहमति से जो अग्रीमेंट होना, ये बहुत जरूरी है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए मैंने लिखा है कंसर्न मतलब क्या होता है, पार्टी मस्ट हैव अग्रीड अपॉन द सेम थिंग। फ्री कंसर्न का मतलब है दोनों पार्टी जो है अग्री होनी चाहिए किसी चीज पर सेम समय पे, तो तभी हम कहेंगे कि फ्री कंसर्न है, ठीक है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फ्री कंसर्न इफ एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय, यानी फ्री कंसर्न नहीं होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ फ्री कंसर्न कब होगा, फ्री कंसर्न कब नहीं होगा, जब एक चीज है यहाँ पे देखिए, जो कंसर्न है दो पार्टी के बीच में जो सहमति है वो इन चीजों से नहीं इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ये जो 5 आइटम मैंने लिखे हैं, अगर इन्फ्लुएंस हो रही है तो वो फ्री कंसर्न में नहीं आएगी, ठीक है। कोरिजन मतलब क्या होता है, कोरिजन मतलब होता है दबाव,
यानी दो पार्टी आपस में कोई दबाव के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण, फ्रॉड के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण या मिस्टेक के कारण अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है, सहमति हो रही है, तो फ्री कंसेंट में नहीं आएगा और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट, फ्री कंसर्न। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब जो दोनों पार्टीज हैं, ठीक है, उनकी क्षमता। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो कंपिटेंट होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उस लॉ के तहत विच इज इन्फोर्स बाय कोर्ट या जो भी लॉ है उसके तहत दोनों पार्टी सक्षम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऐसा नहीं हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी माइनर के साथ, 15 साल के किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एज प्रॉपर होनी चाहिए, जो पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, किसी मतलब मेंटली रिटार्डेड या किसी मतलब साउंड माइंड होना चाहिए उसका। एंड लॉ के तहत वो जो पर्सन है वो डिसक्वालिफाइड न हो कि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है, तो ऐसा कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। तो कैपेसिटीज ऑफ जो पार्टीज हैं, दोनों पार्टी का जो कैपेसिटी है उसको भी वो भी सही होना चाहिए, दोनों पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये हुआ पांचवा एसेंशियल एलिमेंट। छठा एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि जो दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट को लेके, वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे सपोज करिए ये पार्टी इस पार्टी को कुछ ऑयल सेल करेगी, ठीक है, एंड ये पार्टी इसके बदले में इतना पेमेंट करेगी इस तारीख को। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, अगर ऑयल तेल इन्वॉल्व है तो ठीक है, इट्स एन लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो तभी इसको हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट में, ठीक है, वो लॉफुल नहीं है, मतलब वो कोई फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट है, इलीगल ऑब्जेक्ट है, इमोरल ऑब्जेक्ट है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, या उस चीज से लोगों को हार्म पहुंचता है, इंजरी होती है, या आप किसी दूसरी की प्रॉपर्टी पे अग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी और का मकान है, उस मकान को लेकर के ये दोनों पार्टी आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इस टाइप के अग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट हो दैट मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया छठा एसेंशियल एलिमेंट। सातवां एसेंशियल एलिमेंट क्या है? राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ सर्टेन स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहां पे अग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए बहुत जरूरी है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, दो लोगों के बीच में, वैसे तो देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि दोनों ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लिखित रूप में वर्बली भी कर सकते हैं, ओरली भी राइटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में ये जरूरी है कि ये रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, और केवल रिटन फॉर्म में हो यही नहीं, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सातवां एसेंशियल एलिमेंट हो गया। आठवां एसेंशियल एलिमेंट क्या है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या होती है? निश्चितता। तो देखिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 29 में कहा गया है कि अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आर वॉइड, यानी वो अग्रीमेंट जिसकी मीनिंग सर्टेन नहीं है। ठीक है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज को लेके हुआ उसका जो स्टेटमेंट था वो सर्टेन नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो लैंग्वेज हो कॉन्ट्रैक्ट की ना, जो अग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट का, वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब अस्पष्ट, मतलब जैसे नहीं, क्लियर ही नहीं है कहना क्या चाह रहे हैं। दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ लेकिन चीजें बहुत क्लियरली उस अग्रीमेंट में लिखी नहीं है, थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, वेग है, अनसर्टेन है, तो वो एसेंशियल एलिमेंट के उसमें नहीं आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पी, दो पार्टीज हैं पी और क्यू, इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि जो पी है वो 100 टन्स ऑफ ऑयल क्यू को सेल करेगा। ठीक है, अग्रीमेंट बस ये हुआ है और इसके बदले में ये एक सर्टेन अमाउंट प्राइस पे करेगा। ठीक है, ये अग्रीमेंट है। अब एक बात बताइए, ऑयल तो कई टाइप के ऑयल होते हैं ना, क्रूड ऑयल भी है, प्रोसेस्ड ऑयल भी है, और भी कई वैरायटी के ऑयल है, किस टाइप के ऑयल ये सेल करेगा? तो ये नहीं क्लियर है ना। तो वही है,
जो अग्रीमेंट है ना उसका जो मीनिंग है दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। नाइन्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी हमने दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में कहा गया है एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। यानी कोई अग्रीमेंट किया गया है किसी ऐसे एक्ट को लेके जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो वो अपने आप में क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिजिकली या लीगली अगर कोई चीज असंभव है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, वो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए पी और क्यू, इनके बीच में आपस में अग्रीमेंट हुआ है कि पी डिस्कवर करेगा ट्रेजर बाय मैजिक, यानी जादू से खजाना ढूंढेगा। ठीक है, तो क्या ये संभव है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये नाइन्थ एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्म, वो एक्ट फिजिबल भी होना चाहिए, पूरा भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 24 से 30 में बताया गया है कि कुछ सर्टेन टाइप के अग्रीमेंट होते हैं जिन्हें पहले ही डिक्लेयर किया गया है कि दीज आर वॉइड, ये वॉइड होते हैं, ये वैलिड नहीं होते हैं, ये वॉइड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ ऐसा अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, यानी कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टीज के बीच में जो इन्हें ट्रेड करने से रिस्ट्रेन कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, रुकावट पैदा कर रहा है, मना कर रहा है, तो ये पहले से ही वॉइड की कैटेगरी में आएगा, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होगा। ऐसा अगर अग्रीमेंट है कि विच रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, यानी जो शादी करने से मना कर रहा है, ऐसा कुछ अग्रीमेंट है, तो ये अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट है। तो ऐसे ही सेक्शन 24 से 30 के बीच में बताया गया है कि कौन कौन से अग्रीमेंट है जो पहले से ही वॉइड है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो दीज आर द 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, ठीक है, उसके लिए ये 10 इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए। देयर मस्ट बी एन लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी एन लॉफुल कंसिडरेशन, and there must be an intention to create legal relation between these party, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी पहले से वॉइड डिक्लेयर्ड ना हो, ऐसा ना हो कि वो एक्ट में पहले से ही डिक्लेयर्ड है, सेक्शन 24 से लेकर 30 के बीच में पहले से ही डिक्लेयर्ड है कि ये चीजें वॉइड है, इस टाइप की एग्रीमेंट वॉइड है, ऐसा ना हो कि पहले से ही डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, तो ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइप के होते हैं जिन्हें अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड एक बात और है, लेक्चर ओवर करने से पहले एक बात देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब फरवरी 2025 तक अपने फर्स्ट एंड सेकेंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप 1 महीने नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ और न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। जैसे मैंने अभी बिजनेस लॉ पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अभी ऐड नहीं किया है, जब फिनिश हो जाएगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये अभी तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।